बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि पीटीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जबकि 14 रोज में जवाब भी तलब कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बार फिर कहा है कि पुराने सियासतदान घर बैठ जाए, मुल्क के लिए दुआ करें। पुराने सियासतदानों का इरादा खिदमत नहीं बल्कि इंतकाम और हिसाब लेना है। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट? ज़ाहिर है सियासी बयान दे रहे हैं और वो इसके ऊपर अब पहले भी उन्होंने बयान दिया था, दोबारा देंगे। मौलाना साहब ने जवाब भी दे दिया उनको। मामला अदालतों में चल रहे हैं और अदालतें ही लगता है कि इस ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट एक बात कर चुकी है, फाइज़ साहब एक तारीख दे चुके हैं और वो तारीख जो है उसके ऊपर मेरे ख्याल से ध्यान करना चाहिए। लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे, जिसमें गालिबन अभी तफसीली फ़ैसला आना है जी, जो फुल बेंच बना था जी जी, एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का, उसका तफसीली फ़ैसला आना है। और उसके अलावा जो है वो ये जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से जो मुकदमात हैं उनकी समाअत होनी है, उसके ऊपर फैसला आना है। और फिर उसके बाद चेयरमैन पीटीआई का मामला कहाँ जाके रुकता है, क्या दोबारा शुरू होगा, साइफर जेल में होगा, फिर उस पर मतलब बहुत कुछ है अभी जी। और अब उस पर देखते हैं। अब रोज़ मैं वो पहले भी ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हम वो 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9 वाली ख़बरें कम डिस्कस करते हैं, बल्कि ये कि जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी अभी बात करेंगे और बहुत एक अहम ख़बर है पाकिस्तान के हवाले से, बहुत अहम ख़बर है जी, स्ट्रेटेजिक नौयत की ख़बर है और ऐसी ख़बर है जिसके बहुत तवील अरसे तक बहुत गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। सही। लेकिन उससे पहले मैं ये जो एक खामोशी है इस वक्त, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और वो ये है कि क्या जंगबंदी हो जाएगी। जो फ़लस्तीनी वहाँ पे बमबारी जारी है और वहशियाना बमबारी जारी है, 13,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, कि उनके और इसराइल के दरमियान जो है वो जंगबंदी हो जाएगी। अच्छा, कल हमने बात इस नशिश में की थी कि यानी आज जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो जंगबंदी का ऐलान हो चुका होगा, लेकिन वो ऐलान नहीं हुआ। सही। और वो ऐलान इसलिए नहीं हुआ कि उसकी कई वजूहात हैं। एक तो पेचीदगियाँ हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मामलात में, और अब लेकिन ये बात जो है तकरीबन तय है, तमाम फरीकैन की तरफ से तय हो चुकी है कि कल सुबह 10 बजे जो इसराइल या गज़ा या मगरबी किनारा या फ़लस्तीन का जो मकामी वक्त है, सुबह 10 बजे वो जंगबंदी हो जाएगी। सही। और ये जो जंगबंदी है ये इब्तदाई तौर पे इसमें बात हो रही थी 5 रोज़ की, लेकिन अब जो हतमी मुसव्वदा तय हुआ है उसमें ये 4 रोज़ की है। सही। और इसमें जो है वो एक दो बातें जो हैं वो ऐसी हैं जिनको जो हमास के इस पूरे तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन को जो लीड करने वाली शख्सियत हैं जी, उन्होंने वो अपनी शर्त जो है वो मनवाई है, जो गज़ा में उनके सरबराह हैं। और वो उनकी शर्त जो है वो ये थी कि इस दौरान जब ये जंगबंदी होगी तो ऊपर से ड्रोन से उनकी निगरानी नहीं होगी, यानी ये पता नहीं चलाया जाएगा कि यरगमाली कहाँ पे हैं और कहाँ से उनको लाया जा रहा है। और ये एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर फिर आलमी ताकतों ने मुलविस हुए वो दरमियान में, और उन्होंने इस कंडीशन को माना कि जी वो जो हैं वो उन जगहों को ट्रेस नहीं किया जाएगा जहाँ से इन यरगमालियों को लाया जाएगा। सही। अच्छा, 50
ये बात शुरू हुई थी 80 से जी। और 80 से ये बात होते 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 जो है ये 50 पे आ गई और ये 50 एक साथ रिहा नहीं होंगे। सही। ये अगले 4 दिनों में अब जो इस वक्त मामला फाइनल है और ये देखते हैं कल सुबह 10 बजे से अल्लाह करे कि ये हो जाए, तो उसमें यह है कि ये 5 से 4 दिन पे हो गया। सही। और उसके ऊपर जो हमास के जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने कहा है कि जी ये हम एक साथ रिहा नहीं करेंगे। सही। हम ये 5-10 की सूरत अगले 4 दिन तक हम वक्फे से इनको रिहा करते रहेंगे। और इस दौरान जो है वो 150 लोगों की बात इसराइल की तरफ से हुई थी कि जेलों से रिहा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो फहरिस्त जारी की है जी। वो 300 की कर दी है। सही। यानी अब इसमें ये कल सुबह तक वाज़ेह होगा कि ये 150 हैं या ये 300 हैं। उन्होंने 300 की लिस्ट एक जारी कर दी है और उस लिस्ट में साथ इस माहदे में ये भी इसराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर वो 10 लोग रोज़ और छोड़ें तो हम एक दिन के लिए जंगबंदी में को आगे कर सकते हैं। एक दिन हम जंगबंदी को आगे कर सकते हैं, एक दिन हम जंगबंदी को आगे कर सकते हैं। सही। लेकिन इसमें जो है ये मेरा ख़्याल से जो वहाँ पे हमास के कायद हैं सिनवर जो कि ख़ुद ये ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के जो निगरान हैं ये गज़ा में ही हैं। सही। और ये वो हैं जिनको 2011 में जो 1027 कैदी रिहा हुए थे उनमें ये भी थे। सही। तो अब आप देखेंगे ये वहाँ से रिहा हुए गज़ा में आए और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन प्लान किया और ऑपरेशन प्लान करने के बाद ये जो है इन्होंने ये वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। सही। अच्छा, और ये गज़ा में ही है और तमाम तर बमबारी और वहाँ पे जो कुछ हुआ है इन्होंने अपने आप को भी बचाया और साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज था जो हमास के लोगों से बात हुई वो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो 39 लोग हैं उनमें से कोई इस्राएली बमबारी के नतीजे में ना मारा जाए। क्योंकि दरमियान में हमास का कहना यह है कि इस्राएल की कोशिश ये थी कि वो यरगमालियों को भी मार दें और यरगमालियों को मारने के बाद चूंकि उसके बाद तो फिर कोई बार्गेनिंग नहीं रहती ना, तो पूरे गज़ा को ही फिर ख़त्म कर देते। तो हमास के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने खुद अपनी जानें दे दी यरगमालियों को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यरगमाली ही थे जिनके ऊपर हमने आखिर में बात करनी थी। सही। और अपने कैदी छुड़ाने थे इसराइल से। अच्छा, कैदी जो हैं वो ज़ाहिर है कि किसी का बाप उधर है, किसी का बच्चा उधर है, किसी की बीवी उधर है, किसी की बच्ची उधर है, तो वो यानी ये एक बहुत अरसे तक ये मामला, अभी तो ये चल रही जंग, अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों चल रही है। लेकिन आप ये देखें, ये अजब बात है कि उसमें डॉक्टर्स, नर्सें, बच्चे सब शहीद होते गए, 13,000 से ज़्यादा। और उन्होंने, बच्चों ने, औरतों ने, सब ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई बमबारी के नतीजे में इनमें से ना कोई मारा जाए, क्योंकि अगर, और इसराइल की पूरी कोशिश थी कि ये मर जाएं सारे, यरगमाली भी, इनके भी लोग मर जाएं ताकि मलबा डालते हैं हमास पे, तो हमास ने बचा के रखा। सही। यानी इस ऑपरेशन का एक कमाल देखें आप। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें जो है वो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि 300 की एक तो लिस्ट जारी उन्होंने की, सुबह 10 बजे से वो जंगबंदी हो जाएगी। सही। और उसमें अगर वो 10 लोग रोज़ छोड़ते हैं तो ये यहाँ से फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम उसी तनासब से ज़्यादा लोग हम छोड़ेंगे, तो इन्होंने 300 की फहरिस्त इब्तिदाई तौर पे दे दी। लेकिन उसके साथ ही अच्छा, कल रात को काफ़ी झगड़ा हुआ, काबीना का इजलास सुबह तक जारी रहा। असल में कल रात को जो नेतन्याहू की काबीना बैठी, जिसमें इस पूरे प्लान को, यानी इसको अप्रूव करना था उन्होंने, कि यानी अब आप देखें ना कि नवंबर की 23-24 तारीख को वो रिहा होंगे और वो 7 अक्टूबर से इसराइल ने 13,000 लोग शहीद कर दिए और सारे यरगमाली वहाँ से वो बाहर आ जाएंगे। तो यानी अब आप देखें कि ये क्या इसराइल की इंटेलिजेंस और उनकी फ़ौज और शिन बेत और मुसाद, उनकी क्या दुनिया में साख रहेगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि छोटी छोटी टोलियों की सूरत में
और जो वहाँ पर अब इसराइल में ज़ाहिर है कि इसमें जो एक तो प्रेसिडेंट बाइडन ने इसमें बहुत खामोश रोल प्ले किया है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और वो जो हैं, ये बात अब सामने आ रही है कि वो ये 7 तारीख को जब ये लोग, क्योंकि उसमें अमेरिकन्स भी थे, तो 7 अक्टूबर को ये अगवा हुए थे लोग, इनको हमास वालों ने अगवा किया था। तो नेतन्याहू से पहले प्रेसिडेंट बाइडन जो है, इनकी फैमिली से प्रेसिडेंट बाइडन राब्ते में आ गए थे। सही। यानी इनकी फैमिलीज जो इसराइल में हैं या इसराइल से बाहर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन से पहले बात कर ली थी, नेतन्याहू से बाद में उनका राब्ता हुआ। और जाहिर है कि उसमें हम कह सकते हैं कि नेतन्याहू खुद परेशान थे, वो अपने बाकी लोगों को बचा रहे थे, खड़बू मची होगी वहाँ ज़ाहिर है इसराइल में। तो लेकिन तो उस वक्त से जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन कहीं ना कहीं इसकी तो, लेकिन ये कि उनकी अपनी असेसमेंट अमेरिकन की ये थी कि ये मतलब है कि ये छुड़ा लेगा, इसराइल छुड़ा लेगा और ये कामयाब हो जाएगा। और ये तो धीमे 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 चलते रहे, लेकिन वो बात आगे राब्ता बढ़ता गया। उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन आए, फिर विलियम बर्न्स आए, फिर उसमें जो है वो ब्रेट मैकर्ग आए, वो तो हम बात कर चुके हैं, कई दफ़ा दौरे हुए, प्रेसिडेंट बाइडन खुद आए, सब कुछ हुआ। लेकिन और एक मरहला ऐसा आया जिसमें हमास के साथ उनका एग्रीमेंट, उनकी बात हो गई। यानी हमास ने 2 ख़वातीन को छोड़ दिया और फिर अगली यानी 22 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद उन्होंने 23 या 24 तारीख को 2 और लोग छोड़ दिए, 20 या 22 अक्टूबर के यानी तीसरे अशरे में। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 26 तारीख को उधर नेतन्याहू और वो सारे, तो उधर उन्होंने ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया और वो 26 अक्टूबर को शुरू किया। 26 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक उनको 0/0/0 बल्कि कामयाबी क्या होनी थी, उन्होंने बहुत अस्पतालों को भी ख़त्म कर दिया, सहाफ़ियों को भी मार दिया, बच्चों को भी ख़त्म कर दिया, ख़वातीन को, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन वो अपनी यरगमाली नहीं ला सके। और यरगमाली और ये जो सिनवा हैं, ये जो ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के, ये गज़ा में ही मौजूद हैं। ये आप देखें कि पूरे गज़ा को, इतना तो गज़ा है छोटा सा, उस गज़ा की पट्टी के अंदर से ये अब लोग निकलेंगे, तो क्या तमाशा होगा। लेकिन कल जो फड्डा पड़ा रात को काबीना के अंदर, वो ये फड्डा पड़ा कि ये जो 3-4 दिन की जंगबंदी होगी जी, इस जंगबंदी के दौरान हमास का प्लान करेगी, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि हमास ये प्लान करेगी कि अंदर ज़ाहिर है कि अच्छा, इसमें ये भी तय हुआ है कि इसमें इमदाद जाएगी, जंगबंदी होगी और ज़ाहिर जंगबंदी हो जाएगी तो 300, 400, 500 ट्रक, पूरी दुनिया खड़ी है इस वक्त ये रफ़ा बॉर्डर पे, उनके ट्रक्स, उनके फील्ड हॉस्पिटल, फ्रांस का बहुत बड़ा फील्ड हॉस्पिटल, और यूरोप से, इवन अमेरिका से डॉक्टर्स और नर्सेज और ये यानी लोग पूरी दुनिया से पहुँचे हुए हैं जी। क्या इस्लामी ममालिक और क्या जो है वो गैर इस्लामी ममालिक, ये इंसानी मसला है। तो वहाँ पर जो है उनका ये ख्याल है, उनकी असेसमेंट है कि इस दौरान जो 3 या 4 दिन हैं, इस दौरान इतने ज़्यादा अंदर गैर मुल्की NGOs आ जाएंगी कि हमास को मुकम्मल तौर पे अपने आप को 4 दिन के बाद, जब ये जंगबंदी उनको इतने गैर मुल्की अंदर होंगे कि हमास को उनके दरमियान अपने आप को ताकतवर करने की और दोबारा ऑर्गेनाइज करने की उनको जो है वो पावर मिल जाएगी। और फिर हमारे लिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे फौजी ऑपरेशन करना, या हमारे ट्रक घूम रहे हैं या हमारे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा गैर मुल्की आ जाएंगी जंगबंदी के दौरान। सही। तो लेकिन नेतन्याहू ने बहरहाल रात को हथियार डाल दिए, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर अमेरिका जो है उसकी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अमेरिका यानी आप अपना वो ख़त्म कर गए थे ना क्लाउड की, जी प्रेसिडेंट बाइडन के कुछ कह रहे हैं या सेक्रेटरी ब्लिंकन कह रहे हैं और वो नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा, तो फिर उसके बाद एक वो फाइनल जिसे कहना चाहिए ना कि उसको एक मामला जो है वो तय हुआ। हमास पहले से तैयार थी इस बात पे कि ठीक है, आप हमारी शराइत हैं, हमारे लोगों की ये जंगबंदी करें, लेकिन ये बंदा जो है और इसकी काबीना ये 20-25 दिन तक इन्होंने पूरी कोशिश की कि जितने लोग शहीद कर सकते हैं इन्होंने शहीद किए।
अच्छा, अब इसमें जो है फिर ये हुआ कि इसमें मोसाद के चीफ की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि विलियम बर्न्स थे और मोसाद का जो चीफ है डेविड बार्निया, वो इसराइल की तरफ से इसमें शरीक हुआ, और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का जो वज़ीर है उनका रॉन डेर्मर, वो शरीक हुआ, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन जो है जाचिची हेनागबी, मैं अगर नाम लेने में इसमें कोई गलती करूँ तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल की तरफ से बात कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से जो है वो जैक सुलिवन देख रहे थे खुद। उसके बाद वाइट हाउस के जो यहाँ पे नुमाइंदा खसूसी हैं ब्रैड मैककर्क, जिनकी पहले भी बात की, और प्रेसिडेंट बुश के जो असिस्टेंट हैं जॉश गेल्जर, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस पूरी नेगोशिएशंस में। और फिर अमीर कतर जी, और बाकी अरब ममालिक तमाम, मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कमाल, लेबनान के जो फ़ौज के सरबराह और इंटेलिजेंस के लोग हैं वो, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये तुर्की, तैयब एर्दोगन। और इस दौरान ही हमास की लीडरशिप जो है मुसलसल जो है वो कतर, तुर्की, इवन अरब ममालिक, ठीक है, यानी कतर से हट के जो अरब खलीजी ममालिक में इनकी मूवमेंट जो है मुस्तकिल रही कि यहाँ पर कोई इनको हिट ना करे। हिट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप गोली मारें या कोई धमाका करें, कोई पॉइजन कर दिया, कोई चलते फिरते एक हाथ में लाया, हाथ में सुई चुभ पॉइजन हो गया, मतलब मोसाद तो इस काम की मास्टर है। तो बहरहाल अब ये है कि ये इसमें ये मुसव्वदा जो है आखिरकार ये तय हुआ, और अब उसमें अच्छा ये अब डिले क्यों हो गया, ये अभी क्यों नहीं हो रहा जी? एक बात बड़ी अहम है कि ये अब क्यों नहीं हो रहा। ये मुसव्वदा जो है, इस मुसव्वदे को लेके फिर उसके बाद ये हुआ कि खलील अल हया जो हैं ये गज़ा में जो सिनवर हैं उनके ये नंबर 2 हैं, ठीक है, ये नंबर 2 हैं। और इनके अच्छा, इनके एक बेटे को शहीद कर दिया गया था 2007 में, सही। फिर इनकी बेटी को 2008 में शहीद कर दिया। फिर इनके दूसरे बेटे, दूसरी बहू, पोते इनके, और उनको सबको ख़ानदान को शहीद कर दिया 2014 में, सही। तो ये जो हैं ये खलील अल हया जो हैं ये गज़ा में नंबर ये मतलब सेकंड हैं, नंबर 2 नायब, ठीक है। ये उस मुसव्वदे को लेके लेबनान में पहुँचे सैयद हसन नसरुल्लाह के पास, और वहाँ आज मुलाकात हुई दोपहर शाम को। वहाँ पर उनके सामने मुसव्वदा रखा गया, और उनके साथ उसामा हमदान भी थे। उसामा हमदान जो हैं वो सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ इस मुलाकात में, उसामा हमदान जो हैं ये काफ़ी यानी पढ़े लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मिस्र में, ईरान में, कतर में, ये टीवी चैनल्स पे भी हमास के स्पोक्स पर्सन समझ लें आप, उनके बड़े अहम रहनुमा हैं। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया वगैरह से कोऑर्डिनेशन है, तो उसमें ये फिर इनका बड़ा अहम रोल है उसामा हमदान का, तो वो भी साथ थे। ये मुसव्वदा फिर गया उनके पास, यानी बात तो हो गई थी, तय तो हो गया था कि ये ज़ाहिर कतर ने, ईरान ने, सब ने, लेकिन हतमी जो इसके ऊपर आप समझ लें कि जो बात हुई आज, वो सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से हुई, और उसमें एक और शिक हो गई जो अब जिसके ऊपर अमेरिका ने और चाइना ने और सारे मुल्कों ने, अरब ममालिक ने उसको इंडोर्स कर दिया। और वो शिक जो थी वो बड़ी शदीद इनके लिए जो है वो तकलीफ़ का सबब है कि जंग बंदी जो है वो सिर्फ गज़ा के साथ नहीं होगी, बल्कि लेबनान की सरहद पे भी जो बमबारी कर रहे हैं इसराइल, वहाँ पर भी जंग बंदी होगी। और जंग बंदी सीज़ फायर मुकम्मल तौर पे लेबनान में होगा। और ये जहन में रखें कि लेबनान में हिजबुल्लाह जो है उसके बहुत से लोग, कल तो 2 साफ़ी वहाँ पे शहीद हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो जंगबंदी होगी। मगरिबी किनारे से वेस्ट बैंक में ही ज़ाहिर है वहीं से छोड़ा जाएगा ना इसराइल, तल अवीव, जो बाकी इलाकों के जेल हैं उस पर कल बात करेंगे जब लिस्ट सामने आ जाती है, लोग रिहा हो जाते हैं। तो अब उसमें ये हुआ कि वहाँ पर भी जंगबंदी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जंगबंदी होने से पहले भरपूर वहाँ पे लड़ाई हो रही है। पूरी कोशिश है, इसराइल अभी भी जंगबंदी से पहले
जितने लोग जितनी बमबारी कर सकता है वो कर रहा है गज़ा पे, और उधर से हिजबुल्लाह जो है वो बराबर जवाब दे रही है। तो ये अब आहिस्ता 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 ये कल सुबह तक ये फिर उसके बाद ये कतर से अनाउंसमेंट होगी। सही। अच्छा, तो अब लेकिन इसमें जो है इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हो रही हैं दरमियान में। एक तो ये है कि ये हमें पता चला कि अच्छा अमेरिका ने फिर प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बात जो है ये जब आप समझें कि ये जब बात हो रही थी ना, ये छोड़ रहे थे हमास के लोगों ने ख़वातीन को छोड़ा, ये छोड़ा, तो उधर ये वो वक्त है जब शी जिनपिंग मौजूद हैं अमेरिका में एपेक समिट में, और वहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडन उनसे कह रहे हैं कि आप इसको रिजॉल्व करें इस मसले को। चाइना किसी तरह से अपना जो है किरदार अदा करे इसको इस मामले को ख़त्म करवाने में। और चाइना जो है वो जाहिर है कि चाइना की पोजीशन है, अमेरिका की भी वही पोजीशन रही है असल में, ये 2 स्टेट सोल्यूशन वाली वही पोजीशन जो पाकिस्तान की भी रही है। लेकिन बहरहाल इसराइल अब मुझे नहीं पता, अब ये वो कहते हैं ना, मैं पहले भी कह चुका, थ्रो समवन अंडर द बस। अब वो नेतन्याहू का क्या होगा मुझे नहीं पता, वही होगा जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, या वही होगा मुस्तकबिल में जो ताइवान के साथ होना है। मतलब अब इसमें क्या बात कर सकते हैं हम। बहरहाल अमेरिका जाहिर है कि वो बड़े स्ट्रेटेजिक मामलात को देख रहा है, तो वो इस वक्त जो है उनके ये छोटे मोटे मामला, ये जो दलाई लामा के साथ होना है, मतलब ख़त्म हो गए ना, प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए, उनको साइड पे करें, आगे चलें। तो बात ये सारी कि वो इसमें जो है फिर ये मामला इस तरह से हुआ। तो एक तो ये है कि कल सुबह इसमें, अच्छा अब इसमें जो कलीदी किरदार है वो देखें सारे ही, अब इसमें ये हमारे लिए जो बात बड़ा मुश्किल है इसको समझना कि किस इस्लामी मुल्क ने ज़्यादा किरदार अदा किया इसमें, और किस गैर मुस्लिम मुल्क ने ज़्यादा किरदार। देखें ना, चाइना रशिया मुसलमान ममालिक तो नहीं है, या प्रेसिडेंट मैक्रोन, ये बरतानिया में 3-4 लाख आदमी बाहर निकल रहा है, या वहाँ ब्लिंकन को खत लिख रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, बगावत हो गई अंदर, और वो मीडिया को भी लीक कर रहे हैं। अब देखें ना, मतलब है कि वो, और यूथ नौजवान जो है ना पूरी दुनिया का, ये एक अजीब सी बात हुई है कि जो जितने पोल्स आए हैं उसमें जो नौजवान है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। वो नौजवान जो कि इवन जो अमेरिका में इन सारे मुल्कों में जो नौजवान है ना वो वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ये जलसों जलूसों में वही निकल रहे हैं, सारे सड़कों को भर रहे हैं, और वो जो है वो तो उन्होंने प्रेशर, ठीक है। तो अब उसमें हुआ ये इसमें कि अब इसमें 2-3 चीज़ें 24 घंटे में हुई और बड़ी अहम हुई। अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ा दुश्वार है कहना कि कतर की पोजीशन तो बहुत ही इसमें, क्योंकि कतर ने हमास से बात की कि ये मान गए हैं अमेरिकन, और मोसाद का चीफ मान गया, और नेतन्याहू ने फिर ज़मीनी कार्रवाई, ये ज़मीनी कार्रवाई शुरू नहीं होनी थी वो कर दी उन्होंने, लोग शहीद कर दिए। कतर एक मरहले पे मेरा ख्याल से अपने आप को पुल आउट कर गया, देखिए हमास भी पुल आउट कर गई कि ठीक है लड़ना है तो लड़ो। तो लेकिन यह है कि फिर उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फिर फ़ोन किया अमीर कतर से, दोबारा बात की कि इसको आप इन्वॉल्व हों, हम फिर भेज रहे हैं, दोबारा ब्लिंकन आ रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन शायद आज पहुंच जाएं किसी वक्त दोबारा, ये शायद ना पहुंचें, लेकिन ये कि बस वो इस माहदे को आप अनाउंस करें और ये जंगबंदी करवाएं किसी तरह। यरगमालियों में एक खातून जो हैं वो अभी उसमें अमेरिकन भी हैं, ये दोहरी शहरियत वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एक खातून यरगमाली है, उनका 3 साल का बच्चा भी है साथ उनके यरगमाली, उसकी बड़ी ख़ास टेक, उसको बड़े प्यार मोहब्बत से सुना है हमास वालों ने, बस बच्चे को बड़ा प्यार मोहब्बत से रखा हो, उसको बड़ा यानी उसको लेकर आएंगे कि देखो ये हमारे पास था और वो हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो वो बच्चा भी कल शायद जो है वो 3 साल का बच्चा, उसको भी रिहा कर किया जाएगा सुबह। अच्छा अब इसमें जो है 24 घंटों में क्या हुआ, ये बात बड़ी अहम है। एक तो ये कि सईद हसन नसरुल्लाह, ईरान, ये सारे ममालिक, इन सब ने कल ब्रिक्स का जो इजलास हुआ, वो ब्रिक्स के इजलास में जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, देखिए ना मैंने आपसे कहा कि हर मुल्क ने, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है यूएई, इसमें यूएई ने ये रोल प्ले किया है कि यूएई जो है वो एक तो ब्रिक्स का मेंबर है, तो कल उनके जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ायद, उन्होंने तो बड़ी सख्त कल बात की, ठीक है। और उनकी जो गुफ्तगू है, मैं खलीज टाइम्स आज का देख रहा था 36 स्लाइड के, यूएई प्रेसिडेंट रिटेरिएट्स कॉल फॉर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट, और उन्होंने बात भी की। और उससे ज़्यादा जो
यूएई काम कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वहाँ से जो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं, जो इंजर्ड बच्चे हैं, औरतें हैं, लोग हैं, उनको हॉस्पिटल्स में, यानी हॉस्पिटल्स में जो लाने का काम है ना ज़ख्मियों का, उसका आप समझ लें कि उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त यूएई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और कतर जो है वो डिप्लोमेटिक साइड पे एक्टिव है, और सऊदी अरेबिया का रोल इसमें एक, अच्छा ईरान तो है ही ना, ईरान तो शुरू से इसमें यानी आप समझें कि ईरान ने ही इस मसले को बहुत उसमें एक्टिव रोल भी प्ले किया, और अपने, लेकिन बाद में सारे मुल्कों ने वो अपना जो है ना वो इसमें हिस्सा डाल के इसको वो आगे निकल गए। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ने आज उनकी काबीना का इजलास हुआ है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज उनकी काबीना का इजलास हुआ। मैं अरब न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो सेंसिटिव हैं। तो अरब न्यूज़ को अगर हम देखें तो अरब न्यूज़ के मुताबिक वहाँ की काबीना का इजलास हुआ है, उसकी जो है वो सरबराही जो है वो बादशाह ने की है, वली अहद और वज़ीर आज़म ने, बादशाह ने की है। और उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो इसका हिसाब किताब किया जाए, गज़ा में जो कुछ हुआ है। सही। ये कह रहे हैं शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज। सही। और उससे पहले हमने देखा मोहम्मद बिन सुलेमान जी। इसी तरह से हमने देखा ईरान के सदर मोहम्मद रईसी, इब्राहिम रईसी को, और आयतुल्ला खामेनी को, जिन्होंने हर किस्म की, यानी सफारती तौर पे वो सऊदी अरेबिया आए, पहला दौरा ही उनका इस मरहले पे हुआ, फिर उनकी हर किस्म की सपोर्ट, फिर जो मतलब वहाँ से अमेरिका कह रहा है हम स्ट्राइक करेंगे, हमला करेंगे, ये करेंगे, वो ईरान ने सारा प्रेशर लिया। ईरान प्रॉक्सीज, ये फलान ये वो, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ ज़ाहिर है कि ईरान ज़्यादा क्लोज है। और तो ये जो है यहाँ पर अच्छा ये जहन में रखें, ये ईरान है जी, फ़लस्तीनी अरब हैं जी, ये जहन में रखें। लोग इसमें, मुझे नहीं पता कि लोग इसमें किस तरह की बातें करते हैं। बाज़ दफ़ा मैं सुन के हैरान होता हूँ कि अरब जो हैं ये हैं और ईरान, ये जहन में रखें कि फ़लस्तीनी अरब हैं, हिजबुल्लाह अरब है, सही। हमास जो है वो सुन्नी हैं और वो अख़वानुल मुस्लिमून से मुतासिर हैं। हिजबुल्लाह जो हैं वो उसमें अक्सरियत अहले तशी की है, और वो जो हैं ये सब एक हैं इस वक्त। तो इसलिए बराए करम इस वक्त मतलब वो जो पूरी कोशिश होती रही है ना हमारे यहाँ, इतने यूँ फ़लस्तीन पे सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि एक तो सैयद हसन नसरुल्लाह से आज ये उन्होंने प्रूफ किया कि ठीक है ये लेबनान की सरहद पे भी ये रहेगी। अच्छा, साथ ही लेकिन जो ब्रिक्स में लोग, ये जो वफ्द गया हुआ था सऊदी, ये मॉस्को से, सॉरी पहले चाइना गया जी, चाइना गया, चाइना से आया रशिया, रशिया से अब ये बरतानिया पहुंच गए। लेकिन ये वो जिसको सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा लीड कर रहे हैं, और जिसमें जॉर्डन के वजीर खारजा भी हैं, जिसमें जो है वो मिस्र के वजीर खारजा भी हैं, जिसमें OIC के भी हैं, जिसमें जो है वो इंडोनेशिया के भी हैं जी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें यह है कि अब जो बरतानिया पहुंचा है दिल्ली के, ये सारे वज़राए ख़ारिजा बरतानिया पहुंच गए हैं। ये P5 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, परमानेंट 5 सिक्योरिटी काउंसिल। तो चाइना, रशिया, अब मुझे नहीं पता अमेरिका जाते हैं नहीं जाते, लेकिन ये अब पहुंच गए हैं बरतानिया और फ्रांस, मैक्रोन, ठीक है उनसे। लेकिन आगे जो बरतानिया और फ्रांस है, तो तुर्की के वजीर खारजा भी उसमें शामिल हो गए हैं वफ्द में। सही। अब वफ्द में तुर्की के वजीर खारजा भी शामिल हो गए। तुर्की में कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही थी, तो वो तुर्की के इसलिए जो वजीर खारजा थे वो चाइना और रशिया नहीं गए वो, लेकिन अब वो आगे की जो ले गए उसमें वो साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और मामला, आज अमेरिका ने एक नया अपने पेपर्स को डीक्लासिफाई कर दिए, और यहाँ पर मैं ये CNN को यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये ख़बर बहुत बड़ी है। उन्होंने अपने पेपर्स को डीक्लासिफाई कर दी है, 18वीं स्लाइड, और डीक्लासिफाई कर दी है। और वो पेपर्स जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो वैगनर ग्रुप है रशिया का, वो हिजबुल्लाह और या ईरान तो नहीं, हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पे एयर डिफेंस
कैपेबिलिटी देगा अगर वहां से इसराइल ने अटैक किया तो। अच्छा, एक तो ये ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये अब कैसे देगा, मतलब कहाँ है वैगनर ग्रुप? वैगनर ग्रुप है सीरिया में, सीरिया में बशार अल असद के पास। तो बशार अल असद जो है वहाँ पर सीरिया में कल फिर अटैक हुआ। अच्छा, इराक में भी अटैक हुआ, इराक ने कल फिर दोबारा वो ऐन अल असद के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये ब्रेक पे जाने से पहले अगर हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक देखें, जो उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है अमेरिकन DOD की तरफ से, अगर हम दिखा सकें तो अमेरिकन DOD की जो प्रेस रिलीज़ है तो उसमें यही है कि जी वहाँ पर रात को उन्होंने AC-130 ने जो स्ट्राइक्स किया ईरानी बैक मिलिटेंट्स को फॉलोइंग मिलिटेंट मिसाइल अटैक फिर ऐन अल असद एयरबेस पे हुआ। ये अल हरीर पे होता है ऊपर, ये ऐन अल असद पे होता है, तो यहाँ पर अटैक हुआ। उन्होंने जवाब में अमेरिकन ने स्ट्राइक की, लेकिन इराक पे स्ट्राइक की तो पहली दफ़ा इराक ने बतौर एक मुल्क, क्योंकि इराक एक ज़ाहिर है कि इराक की एक अपनी डायनामिक्स है, उन्होंने पहली मर्तबा इस मामले को उठाया है अरब लीग और मुसलमान मुल्कों के सामने कि ये हमारे ऊपर अमेरिका अटैक कर रहा है। सही, ठीक है। और ये जो मलेशियाज वगैरह अटैक कर रहे हैं ये हमारी हुकूमत का, लेकिन हमारे मुल्क पे अटैक कर रहा है अमेरिका, तो हम वो हो सकता है इराक अमेरिकन से कहे कि आप यहाँ से चले जाएं, बेसिस खाली कर दें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन जाएगी कि अगर इराक ने कह दिया अमेरिका से कि आप हमारी, एक उनका अमेरिकन तो पहले भी जा रहे थे, लेकिन अगर इराक ने ऑफिशियली कह दिया, क्योंकि आज इराक ने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर, इससे पहले ये होता था कि अमेरिकन स्ट्राइक करते थे तो इराक खामोश रहता था, आज इराक ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है, तो वो हो सकता है कि अमेरिका ने भी यहाँ पर बहुत डेलिकेट चलना है कि उनकी, क्योंकि दाइश वगैरह और ये प्रेजेंस, बाकी ग्रुप्स भी हैं और फिर खाना जंगी और फिर सारे, लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। ये अमेरिकन बेसिस जो हैं जब तक मौजूद रहेंगी तो हमारी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, तो आप यहाँ से चले जाएं, मलेशियाज आपके ऊपर अटैक करती रहेंगी, जवाब में आप हमारे मुल्क के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये तो फिर मामला ठीक नहीं है। अच्छा, इसके साथ अब आ जाए कि पाकिस्तान ने क्या किया जी। पाकिस्तान का ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, आप ज़रा वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। बहुत बड़ा फैसला किया, ठीक है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने कोई बड़ा फैसला किया। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हुतीस जो जहाज़ ले गए थे उठा के, वो जहाज़ जो है वो हुदैबा की बंदरगाह के पास उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ जाई हैं। ये जो है ये यमन की बंदरगाह है जो बिल्कुल बहरे अमर के पास है, वहाँ पर ये पानी में जहाज़ खड़ा हुआ है। सही। लेकिन इसके ऊपर इसराइल ने ये कह दिया कि जी ये हमारा इस जहाज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो जापान का जहाज़ है, और जापान का जहाज़ जो है ये इसके ऊपर ना हमारे लोग हैं, ना हमारा जहाज़ है, ना हमारे से कोई ताल्लुक़ है। उन्होंने पहले तो उसको बंदे का नाम निकाला, वो इब्राहिम रामी, ठीक है, और आज उन्होंने ये नवंबर 2017 में जी ये कुछ 13 मिलियन के या उससे ज़्यादा 13 मिलियन से ज़्यादा खुफिया दस्तावेज़ात जो ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने ये जारी किया था। सही। और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आए थे पैराडाइज पेपर्स के नाम से, जैसे पनामा पेपर्स थे ना जी जी। तो ये पैराडाइज पेपर्स के नाम से 2017 में। सही। अब जनाब उन्होंने हुतीज़ ने आज उसकी लिस्ट निकाल के जो पैराडाइज पेपर्स हैं उसका डाटा सामने लेकर आ गए हैं वो। सही। और उनके मुताबिक जो है ये जहाज़ जो है ये रमी उगर के नाम पे जो कंपनियां ऑफशोर बनी हुई हैं, यानी इसराइल का अमीर तरीन आदमी भी वो पैसा किससे निकलवाने इधर पकड़ लिया, बंदे के जो उधर पकड़ने में तो चारों तरफ पकड़ा हुआ उन्होंने। अच्छा, अब इसकी पूरी फैमिली दुनिया में जहाँ पर भी है वो परेशान हाल है कि हमारा पर्सनल डाटा वो इन्होंने पैराडाइज जो पेपर्स हैं उसमें से जो रमी उगर के नाम पे कंपनी है, ये कंपनियों के नाम, ये तादाद देखें आप, ठीक है, ये फलानी ग्लोबल मैरीटाइम, ये फलानी, ये सारी रमी उगर की कंपनी है,
और उसमें ये वो नीचे रे कार जो है ना, रे कार कैरियर जो है उसका ये मालिक है। सही। अब जनाब ये एक मसला हो गया है कि अब इसको कैसे वो डिनाई करेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। हुतीज ऑफशोर कंपनियों तक पहुंच गए हैं और वहां तक से निकाल के ले आए हैं, तो ये एक मसला। दूसरा जो इशू है वो ये है कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं और फिर उसके साथ ही एक दूसरा, लेकिन पहले एक दूसरा मामला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं जी। देखें, ये जो मर्डर का मसला हुआ था ना, जो उनके जो सिख बरादरी है जो कि मुतालबा कर रही है खालिस्तान का, उनके मुतालबे हैं, क्या है उस पर, किस तरह इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, क्या कर रही, सब कुछ। वो कनाडा के जो वज़ीर आज़म है वो इंडिया आए, उन्होंने आके कहा कि ये आपने इस तरह से किया, ये किया, वो किया, और उसके बाद ताल्लुकात कनाडा के ख़राब हो गए। अब जनाब आज फाइनेंशियल टाइम्स ने एक ख़बर एक और नया हंगामा कर दिया, और वो किया है ये है कि एक दूसरे रहनुमा जो पन्नू नाम का है, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, तो जो पन्नू नाम के उनके रहनुमा हैं, सिख जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है, उनको कत्ल करने की कोशिश अमेरिका में हुई थी, जिसके बारे में बाइडेन ने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि हमारी सरजमीन पे कत्ल की कोशिश मत करना, कनाडा में कर चुके हो। अच्छा, ये जो खबर है, यानी ये मेरे लिए एक हैरान कुन बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा, ये सिर्फ जो है वो कनाडा ने नहीं कहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स, ये मैं आपको बता रहा हूं 29 स्लाइड। अच्छा, अब इशू ये है कि अमेरिकन सॉइल पे, अच्छा फिर इसको गार्डियन 28, फिर 32 साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अखबार भरे हुए हैं पूरी दुनिया के, ठीक है ना, और 31 अल जज़ीरा ने तो पहले बात की थी, लेकिन ये जो आज ख़बर आई है, ये जो ख़बर है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, अब इशू ये है कि अमेरिका के किसी डिप्लोमेट ने नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा जी, ठीक है, कि ये हमारी सरजमीन के ऊपर जो है ये बंदे को मारने की कोशिश मत करना। ये अब इसके ऊपर इंडिया की खामोशी, और ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि आज के दिन ही वो आया है, जबकि ब्रिक्स की कल जो समिट हुई है जी, उस समिट में मुतफ़िका करारदाद थी, लेकिन उसके ऊपर इंडिया जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन से वो बहरहाल वो ज़ाहिर है ब्रिक्स में चला गया। अब दूसरा जो मसला है, वो करारदाद आ गई ब्रिक्स ने और कत्लेआम ख़त्म करो और ये सारा वो मंजूर हो गई, लेकिन इंडिया उसके ऊपर, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें शरीक नहीं हुए, शी जिनपिंग थे उसमें, जनूबी अफ्रीका था, जनूबी अफ्रीका ने तो कमाल ही कर दिया ना, सही। नेल्सन मंडेला का मुल्क है जी, क्या मुल्क है, 27 साल नेल्सन मंडेला ने जेल में काटे, 27 साल। और नेल्सन मंडेला जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा, उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे फ़लस्तीनियों से और ये फ़लस्तीनियन कॉज के लिए, और एक दफ़ा उनका एक यासिर अरफ़ात से उनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़ा साथ रहे, 27 साल बंदा जेल में रहा, और पहले सदर भी बने जब आज़ादी हासिल की जनूबी अफ्रीका से, नस्ल परस्त हुकूमत थी वहाँ, तो उन्होंने उसके बाद फिर ये कहा नेल्सन मंडेला का मुल्क। तो नेल्सन मंडेला जो फाउंडेशन है, ये 27वीं स्लाइड, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर जो है ना, नेल्सन मंडेला इन पैलेस्टीनियन स्ट्रगल एंड डी कॉलोनाइजेशन के हवाले से उन्होंने पूरा एक इस पर नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ने इसके ऊपर दिया हुआ है कि 86 से प्रिजन सेल से लेके मंडेला कहते थे कि ये जो है ना, ये जेल से वो कहते थे कि ये जो है ये फ़लस्तीन के हक़ूक़ की वो बात करते थे हमेशा, और उसके बाद उनकी पैलेस्टीनियन स्ट्रगल्स, नेल्सन मंडेला फाउंडेशन का मैं आपको ये उनकी वेबसाइट बता रहा हूँ कि उनका स्टेटमेंट, उन्होंने जनाब उनकी जो काबीना है उसने कल जनूबी अफ्रीका की काबीना ने इसराइली सफ़ीर को निकालने और इसराइली सफारत खाना बंद करने की मंजूरी दे दी। तो इसराइली सफ़ीर को जनूबी अफ्रीका से निकाला जा रहा है, सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो और आपको पता है कि जनूबी अफ्रीका ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इस साल ब्रिक्स की सदारत जो है वो जनूबी अफ्रीका के पास है। ये जो ब्रिक्स ममालिक है ना, ब्रिक्स अब तो ब्रिक्स प्लस हो गए हैं ना। कल आपको पता है ना सऊदी अरेबिया ने जो स्टांस लिया, यूएई का स्टांस मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि बाकी ममालिक का स्टांस, चाइना का, सारी, और फिर अमेरिका ने इसमें जो ये जो डील हो रही है, ये अमेरिकन ने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेशर बिल्ड किया है अमेरिकन, और ये डिप्लोमेटिक पूरी दुनिया में। लेकिन ये जंग ख़त्म नहीं हुई,
क्योंकि वो अभी कह रहे हैं कि हम अभी ये 2-3 दिन के अंदर ये कहीं मुआहदा टूट भी सकता है, ये मुआहदा आगे चल भी सकता है, ये टूट भी सकता है, इसमें गड़बड़ भी, सबको शक है एक दूसरे पे कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और इसराइल में ख़ास तौर पे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब है। पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है जी? पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। देखें स्ट्रेटेजिक नौयत के फैसले होते हैं ना, बहुत फैसले होते हैं, जैसे हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, ये हो गया, इलेक्शन हो गया, ठीक है वो भी अपनी जगह सब ज़रूरी, कौन जीत गया, कौन वज़ीर बन गया, कौन मुशीर बन गया, वो चलता रहता है सारा। लेकिन पाकिस्तान का ये जो फैसला है ना, जो 22 स्लाइड, ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फैसला आज पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगले साल, मैंने कहा ना ब्रिक्स की सदारत इस साल जनूबी अफ्रीका के, अगले साल रशिया के पास होगी, तो पाकिस्तान अगला साल शुरू होते ही पाकिस्तान ब्रिक्स में जा रहा है। सही। और ब्रिक्स का पाकिस्तान, जिसमें सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना और ईरान और ये सारे ममालिक, अब नए ममालिक भी शामिल हो, अर्जेंटीना भी उसमें आ गया है, और उसमें जो है वो, ये हम बात पहले भी कह चुके हैं ब्रिक्स। तो पाकिस्तान अगले साल ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। अब इसके ऊपर यूरेशियन टाइम्स ने जो रिस्पॉन्ड किया है, देखें जो अखबारात हैं ना, मसला ये कि वो बाज़ दफ़ा अखबारात इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, समझ नहीं आता ये ख़बर दे रहे हैं या कोई चीख है या कोई एहतजाज हो रहा है। ये जो यूरेशियन टाइम्स ने जो एडिटर साहब हैं, ये उनसे गुजारिश है कि बराए करम ये इस तरह से ना किया करें। ये जो 23वीं स्लाइड लगाई है उन्होंने, ये ख़बर को 23वीं स्लाइड पे यूरेशियन टाइम्स इंडिया का है साइट है, यानी रशिया उनका दोस्त है, वो कह रहे हैं रशिया सीमेंस टाइज विद इंडियाज आर्च राइवल पाकिस्तान। अजी अच्छा, आफ्टर ऑयल ट्रेड, डायरेक्ट फ्लाइट, ब्रिक्स मेंबरशिप ऑन कार्ड्स, ये क्या चाहता है ब्रिक्स? ओ भाई ब्रिक्स क्या, यानी अब ये एहतजाज है, ये खबर है, ये क्या है? ठीक है, तो वो मतलब है कि वो एक अजीब सा, अच्छा गवर्नमेंट से मैंने वहाँ चेक किया कि कोई रिस्पांस आया, अभी तक कि ब्रिक्स में पाकिस्तान जा रहा है, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। देखिए बात ये सारी कि वो SCO में भी इंडिया है, तो इंडिया जब गए तो पाकिस्तान ने कोई इतराज़ नहीं किया, पाकिस्तान ने इंडिया के जाने पर। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि सार्क बहाल हो जाए। सार्क के मालदीव भी निकल गया हाथ से। अच्छा, मालदीव ने अपने मुल्क में इसराइल के सयाहों के आने पर पाबंदी लगा दी है, हमारे यहाँ टूरिस्ट ना आए मालदीव में, ये पाबंदी लगा दी है उन्होंने इसराइल पे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो इस तरह के फोरम्स पे हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे फोरम्स हों ताकि तलखी ख़त्म हो। तो ब्रिक्स में पाकिस्तान अब आ जाएगा, और ब्रिक्स में सारे ममालिक, ये ब्रिक्स तो चाइना का है ना, चाइना, रशिया, बाकी ममालिक भी जा रहे हैं, एक नया ऑर्डर बन रहा है दुनिया में। इंडिया अब इसमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ वो रहना चाहेगा, या वो नेतन्याहू के साथ, बीबी नेतन्याहू के साथ वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया को ले जाएंगे, ये फैसला उन्होंने करना है। सही, ठीक है, या वो इंसानियत के साथ, मतलब कहीं जुल्म की मजम्मत तो करनी है ना। और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी, उनके अवाम को, बेशुमार इंडिया के लोग दुखी हैं इस बात पे कि वो जो है ये क्यों बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। तो कम से कम किसी बात पे तो आप, मतलब यहाँ से इमदाद वगैरह जानी चाहिए थी, बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना, नहीं बस वो नहीं तो नहीं, वो मतलब है कि अजीब सी एक सूरत बनी हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर वही बात है कि मैं इंडिया नहीं कहूँगा, मैं इस पर के ब्लॉक और मोदी सरकार में सेपरेट करूँगा कि मोदी सरकार की क्या पॉलिसी है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान भी जा रहे हैं, तो व्हाट नेक्स्ट, अब स्ट्रेटजी क्या होगी उनकी, वो किस, क्योंकि क्वाड तो ख़त्म हो गया, ऑक्सस भी ख़त्म हो गया, तो व्हाट नेक्स्ट। अभी ब्रिक्स में भी और SCO और ब्रिक्स और उधर आर्मीनिया और सेंट्रल एशिया और ये जो फोरम्स बन रहे हैं, OIC, अरब लीग, ये देखें ना सारे एक साथ दुनिया में घूम रहे हैं ममालिक, तो इंडिया और मालदीव तो भी निकल गया हाथ से, तो क्या मतलब व्हाट नेक्स्ट। तो ये मेरे ख्याल से ऐसी जगह है जहाँ पे के ब्लॉक को बड़ा सीरियस होकर आगे जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जनरल विंटर जो है वो तैयार हो रहा है यूक्रेन में भी, रशिया यूक्रेन में भी जनरल विंटर तैयार हो रहा है, और जनरल विंटर जो है वो इधर कहीं हमारे पड़ोस में भी तैयार हो रहा है। हमेशा सर्दियों के अंदर ही मामला होता है। सही जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाजत। अलानी के बाद जी डॉक्टर, पाकिस्तान सुलह के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया के, मतलब इंडिया तो पाकिस्तान से लड़ रहा है, देखिए ना, मतलब एक अजीब सी पोजिशनिंग उन्होंने की हुई है ना। तो अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।